हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस। तो जैसे हम खाना बनाते हैं, हमारी एक डाइजेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन सिस्टम होती है, जैसे वैसे प्लांट्स के लिए होती है फोटोसिस्टम में वो लोग करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसका क्लियर कट मीनिंग होता है फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी हम सबको पता है टू सिंथेसाइज यानी बनाना। फोटोसिंथेसिस इज अ सिंगल मोस्ट प्रोसेस ऑन द अर्थ which depends on the existence of human being and almost all other living organisms। जैसे कि हम देखते हैं, हम सब फूड पे डिपेंड होते हैं जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारी पूरी हम अपनी और बाकी जो एनिमल्स है वो भी अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, जो कि एक मेन प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर है अर्थ का। It is a process by which the green plants, algae, chlorophyll containing bacteria utilize the energy of sunlight to synthesize their own food। ये जो कुछ एग्जांपल्स है जो क्लोरोफिल पिगमेंट के यूज से खाना बनाते हैं, या जिसका मीनिंग होता है फूड सिंथेसाइज करते हैं। और उसमें प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर लाइन दी गई है that utilize the energy of sunlight। यहाँ से हमको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, जो मेजर जो नीड है वो एक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेजर नीड है वो है सनलाइट टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की कही गई है, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सीधा मतलब होता है CO2 प्लस H2O। ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है उससे वो लोग अपना फूड बनाते हैं। इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कंपोज द लिविंग वर्ल्ड आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिक मैटर। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज स्टोर्ड एनर्जी टू यूटिलाइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये जो रिएक्शन हो रही है प्लांट्स के बॉडी में, ये जो रिएक्शन हो रही है जो उनका खाना बनाती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ल्ड के मतलब अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बायोडायवर्सिटी है, उन सबको सपोर्ट कर रही है कि वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, मतलब वो जो प्रोसेस हो रही है वो भी बता दिया कि वो एक ऑक्सीडेशन नेचर की प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फोटोसिंथेसिस में जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उन सब का ऑक्सीडेशन होता है और वो खाना बनाते हैं। It is important to note that photosynthesis is only natural process which liberate oxygen to be used by all living forms। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात बताई हमें कि जो फोटोसिंथेसिस अकेली ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ऑक्सीजन निकलता है, जो कि पूरे एनिमल वर्ल्ड और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को इनहेलेशन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है और वो बाकी ऑर्गेनिज्म को क्या यूजफुल है। We have studied in chapter 4 that chloroplasts are organelles that carry out photosynthesis, or in other words act as a solar cell which produce carbohydrate। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट लीफ के एक मेसोफिल सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मैं बता देता हूँ, ये एक लीफ है, इसमें यहाँ पर क्या हो गए ये जो दो बाइलेयर सेल लीफ की लेयर्स हो गई। यहाँ पर ये पोर्शन में यहाँ पर होता है मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसे ये मान लेते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट है क्यूब में, और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल, जो कि बहुत एसेंशियल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं थोड़े ऑब्जेक्टिव्स। तो डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ सिंपल प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
फिर है नेम द डिफरेंट पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। अब डिफरेंट पिगमेंट्स की बात आई है तो हमें पता चलता है कि एक पिगमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि जो जिसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, वो है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का अल्टीमेट फंक्शन क्या है कि जो सन से सनलाइट आती है प्लांट पे, सन से सनलाइट आती है प्लांट पे, वो एक क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी मिली उसे, एब्जॉर्ब करने के बाद सन से ये क्या है, सन क्या भेजती है, फोटॉन्स। सबको पता ही होगा सन्स भेजते हैं फोटॉन्स। अब एक फोटोन को बोलेंगे क्वांटम, एक फोटोन को बोलेंगे क्वांटम। तो सन से जो एनर्जी आई क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की और वो सब एनर्जी लगाएगा फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो एनर्जी ट्रैप नहीं होगी और फिर फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो उसको मिलेगी नहीं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया है नेम द डिफरेंट पिगमेंट्स, नेम द डिफरेंट पिगमेंट्स। तो दूसरे कई पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें। एक तो पहला मान लिया क्लोरोफिल, फिर आता है कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स आता है, तीसरा भी आता है ल्यूकोप्लास्ट। These are the various pigments। ये तो इसका फंक्शन हमें पता चल गया कि वो डायरेक्ट ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट जो एनर्जी चाहिए वो ये प्रोवाइड कराता है। ये दो बचे वो भी इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे? तो ये भी एक पिगमेंट है, तो ये पिगमेंट तो ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये दो भी लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये दो भी लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में सप्लाई देते हैं। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का सप्लाई देते हैं। ये हमें पता चल गया डिफरेंट पिगमेंट्स के बारे में। एक्सप्लेन द मेन एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो पूरे लिविंग वर्ल्ड को O2 नहीं मिलेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो अकेली ऐसी प्रोसेस है जो लिबरेट करती है क्या, ऑक्सीजन। ओके, दूसरी बात है जो फूड बनाती है C6H12O6। फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट है हमारा फूड, जो कि प्लांट्स स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड मेनी अदर फॉर्म्स। जो स्टार्च होता है उस पे हम फीड करते हैं, यानी मोस्ट ऑफ हम मान सकते हैं कि 1.7 बिलियन एनिमल्स है, उसमें से हम मान लेंगे 1 बिलियन एक्वेटिक है। ओके, हम मान लेते हैं कि 1 बिलियन एक्वेटिक है। बचे कितने 0.7 बिलियन। तो 0.7 बिलियन ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे। किसके लिए, फूड के लिए, जिससे वो क्या कर सके, लाइफ प्रोसेसेस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो 0.7 बिलियन जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस ना होने दें, जो कि हम अभी कर रहे हैं, पेड़ काट के फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, CO2 बढ़ रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कंज्यूम होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 कंज्यूम नहीं होगा और CO2 एनवायरनमेंट में बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम किसको आ रही है, हमें। दूसरा है O2 कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ओके, तो ये सारे एस्पेक्ट्स है कि फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Define the term absorption spectrum, action spectrum, electron acceptor and photophosphorilation। ये आगे हम टॉपिक है, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा, फिर ये जो क्वेश्चंस है उससे आप इजीली कवर कर सकते हो।
ये भी लिस्ट द एनवायरमेंट वेरिएबल्स दैट इंटरनल फैक्टर अफेक्ट। ये जो पॉइंट्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला टॉपिक हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, तो पहला जो सिग्निफिकेंस हमने पहले ही बात कर रखी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स possess a green pigment called chlorophyll which can be captured, transform, translocate and store energy which is readily available for all life on earth। ओके, यहाँ पर हमें 3-4 फंक्शंस मिले क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल कैप्चर करता है सनलाइट को, ट्रांसफॉर्म करता है सनलाइट, यानी जो एनर्जी मिली उसे चेंज करेगा किस में, उसे एनर्जी किस में चाहिए, एटीपी, एनएडीपीएच, उन सब में। तो ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, और जो फूड बना वो स्टोर भी करेगा, विच इज रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल। हमारे लिए जो वैसे ही प्रेजेंट होता है, हम फूड डायरेक्ट फीड ही इन सब प्रोसेस के बाद करते हैं, इन सब प्रोसेस के बाद यहाँ पर हम फीड करते हैं। स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड है फॉर्म ऑफ स्टार्च में, और उस पर हम फीड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, वो आगे हम फोटोसिंथेसिस डीप में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर है except green plants no other organism can directly utilize solar energy or to synthesize food, hence they are dependent on green plants for their survivance। ओके, ये हमें पहले ही बात की कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन है, ग्रीन इन ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन इन कलर है, ग्रीन इन कलर। ओके, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन इन कलर है, ऑर्गेनिज्म ग्रीन है, ऑर्गेनिज्म ग्रीन है, यानी जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन है उसमें क्या होगा, पिगमेंट होगा। कौन सा, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, केराटिनॉइड्स, वो सारे पिगमेंट्स होंगे उनमें, जो क्या करेगा, ट्रैप करेगा सनलाइट को और फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेजेगा। ये सब प्रोसेस होगी। जो यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो प्लांट ग्रीन ही होगा। इस पॉइंट में हमें ऐसा कहा है, जो ग्रीन प्लांट है उसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ओके, इसलिए हमें तो बनाना पड़ता है घर पे, इन लोग पे डिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट लाइन में ये क्या है कि जो नहीं बना सकते वो सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, यानी हम 0.7 हमने माना था ना कि 0.7 ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स which can prepare organic food from simple inorganic elements are called autotrophs। ऑटो हमें पता है, ऑटो यानी सेल्फ, खुद। ओके, एंड ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना बनाना, ट्रॉफिक मतलब वो प्रोसेस करना जो उनको हेल्प करे जीने के लिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो खुद करते हैं वो लोग, और अपना खाना खुद बनाते हैं, डिपेंडेंट खुद होते हैं अपने आप पे, इसलिए उसे उन लोगों को फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि prepare organic food from simple inorganic elements are called autotrophics, while the other organisms which cannot prepare their own food, जो खाना खुद नहीं बना सकते, ये लोग तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना देते हैं, हम उन पे डिपेंडेंट है। तो जो ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंडेंट है या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ये सब तो आप पहले से ही पढ़ा है, बहुत बेसिक है। तो जो खुद पे डिपेंडेंट है वो ऑटोट्रॉफिक, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है वो हेटेरोट्रॉफिक। ओके, अगला पॉइंट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर मेक्स द एनवायरनमेंट लायबल फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर एक न्यू टर्म आया, एरोबिक ऑर्गेनिज्म्स। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म्स यानी एरोबिक का अल्टीमेट मीनिंग होता है विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन।
जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है उसे हम कहेंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर मेक्स द एनवायरनमेंट लायबल, जीने के काबिल बनाता है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म सब ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, वो कौन प्रोवाइड कराता है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स जो करता है फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट is simple carbohydrates produced in photosynthesis are transformed into lipids, proteins, nucleic acids and other molecules. ओके, जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उनसे उनकी बॉडी में जितने भी बेसिक इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सब उनसे उनको एनर्जी मिलती है, उनसे बनाता है। जैसे कि हो गया हमारा लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ होता है? जो एपिडर्मिस के नीचे लिपिड की लेयर होती है। ओके, तो लिपिड्स भी उससे बनता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, तो प्रोटीन्स भी फोटोसिंथेसिस से बनता है। न्यूक्लिक एसिड यानी हमारा डीएनए है, वो भी उनसे ट्रांसफॉर्म होके फोटोसिंथेसिस से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर द मेजर फूड सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने बात की कि हम एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़ दें, एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़ दें, तो अभी एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। यानी वो हमारा मेजर सोर्स हो गया फूड के लिए। यहाँ पे लिखा है मेजर फूड सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। मेजर क्यों कहा? क्योंकि मैक्सिमम। ओके, fossil fuels like coal, gas and oil represent the photosynthetic products of the plants belong to the early geological period. उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, कुछ ना कुछ कंडीशन की वजह से वो लोग बरी डाउन हो गए अर्थ में अप टू सेवरल किलोमीटर्स अंडर द ग्राउंड, और वो सब कन्वर्ट मिलियंस ईयर के बाद कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में, कोल्स में। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स, गैस एंड ऑयल। हम क्रूड ऑयल, गैस, फॉसिल फ्यूल्स कहां से निकालते हैं? डीप बिलो द ग्राउंड। वहां पर ये लोग मिलियन जो प्लांट्स थे उस टाइम पर, वो लोग मिलियन सालों पहले वहां पर बरी डाउन हो गए, और आज हम उनको पा रहे हैं। जैसे कि कोल, गैस, ऑयल, वो सब क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। और सिंपल हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ C6H12O6, ग्लूकोज के। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। वैसे तो हमने बहुत डीप में आगे बहुत डिस्कस किया, और एक बार देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पहला आ गया प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंबाइंस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। तो ये दो हो गए, ये तीन हो गए हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स। और एक रॉ मटेरियल है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, वो है क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल। तो ये चार है वो हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। ओके, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। इसका ये सब हमें A, B, C, D, तो हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D क्या देता है हमें? फूड, जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है C6H12O6, जो हो गया हमारा शुगर। ओके, नाउ ऑक्सीजन इज रिलीज। जैसे हमने आगे पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस ओनली वन रिएक्शन इन होल वर्ल्ड व्हिच लिबरेट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये क्या है? बाय प्रोडक्ट। ये रिएक्शन में कुछ यूजफुल नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली यूजफुल है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज रिजल्टेड फ्रॉम डिस्कवरीज मेड अप ऑफ
ओवर 300 इयर्स ऑफ वर्क, यानी हम कह सकते हैं 300 साल पहले से फोटोसिंथेसिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस है और कैसे फूड बनाता है। सम लैंडमार्क्स एक्सपेरिमेंट यानी सम मेजर एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन इन द बॉक्स, यानी जो मेन साइंटिस्ट है जिन लोगों ने क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी रिसर्च की, उनका कुछ हम क्लेम्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जोसेफ प्रिस्टली 1772 में एंड जैन इंगेहाउस 1779 में। ये दो साइंटिस्ट ने कहा कि प्लांट्स में एबिलिटी होती है कि वो CO2 को इनटेक करे, CO2 को इनटेक करे, अपनी बॉडी में खींचे, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करे। एबिलिटी टू टेक अप CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज O2, यानी CO2 को अपने बॉडी में खींचे और रिलीज करे O2। अभी तक ऐसी कोई प्रोसेस यानी ऐसी कोई रिएक्शन हमने नहीं डिस्कवर की जो CO2 ले और O2 रिलीज करे, जो हमारे लिए इकोनॉमिकल बहुत एडवांटेजेस हो। है रिएक्शन की जो CO2 लेके O2 रिलीज करे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। उनमें जो प्रोडक्ट्स और जो यहाँ पर एंजाइम्स और वो जब यूज करना पड़ता है तो वो रिएक्शन बहुत कॉस्टली हो जाती है। इसकी वजह से हम प्लांट्स पे बहुत ज्यादा हद तक डिपेंडेंट है। किसके लिए? O2 के लिए। ओके, यहाँ पर जो 1779 में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी कि वो O2 रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स, तभी जब प्लांट्स ने क्या एब्जॉर्ब की हो? सनलाइट। जब प्लांट सनलाइट लेगा तभी CO2 रिलीज करेगा बाय द ग्रीन प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी प्लांट की बॉडी पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उसे हम सनलाइट में रखें तो वो क्या करेगा? CO2 लेगा और O2 देगा। ओके, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल यहाँ पे बहुत डिस्कवर हुआ। कब? 1772 में हमारा वेरी फर्स्ट रॉ मटेरियल डिस्कवर हुआ जो कि है सनलाइट। ओके, फिर आए रॉबर्ट हिल ने 1939 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व CO2। अब रॉबर्ट हिल 1932 में क्या सोचा कि अब हमने लीफ लिया। ओके, लीफ को एग्जामिन किया और उनमें से क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर किया। ओके, क्लोरोप्लास्ट को देखा, लिया, फिर उसको आइसोलेट किया, यानी एक प्लांट की बाहर बॉडी में क्लोरोप्लास्ट को जिंदा रखा और तब देखा कि वो O2 इवॉल्व करते हैं। इवॉल्व यानी निकालना, O2 इवॉल्व करता है, यानी लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वही क्लोरोप्लास्ट वही O2 इवॉल्व करते हैं। यानी ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट क्या O2 इवॉल्व करता है। एंड दे आर illuminated in the presence of electron acceptor which gets reduced। वो आगे हम थोड़ी प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। This reaction called Hill reaction. This reaction is called Hill reaction accounts for use of water as source of electron. ओके, तो 1939 में रॉबर्ट हिल ने दूसरा रॉ मटेरियल और तीसरा रॉ मटेरियल ढूंढा जो कि है CO2 और था O2। यानी 1940 तक हमारे पास 3 बेसिक रॉ मटेरियल्स डिस्कवर हो गए थे। ओके, अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पर। जो बेसिक रिएक्शन है वो यहाँ पर होता है 6CO2। अब मैं आपको डायग्राम के साथ में सिखाऊंगा। ओके, ये हमारा प्लांट है। ओके, ये लीफ है। हमारी रिएक्शन थी, सॉरी, ये हमारा प्लांट है, ये लीफ है।
हमारी रिएक्शन थी 6CO2, यानी यहां से एनवायरमेंट में से 6CO2 प्लांट एब्सॉर्ब करेगा। ओके, ये बहुत काम की इक्वेशन है, यू शुड लर्न दिस। ओके, ये था 6CO2, यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ पर रूट्स है। ओके, रूट्स में आता है पानी H2O, तो रूट से यहाँ पर एब्सॉर्ब होगा H2O, कितना 12H2O। ओके, 6CO2 एनवायरमेंट में से लेगा, 12H2O रूट्स में से एब्सॉर्ब करेगा, रूट्स का पानी यहां से ऊपर आएगा लीफ में। ओके, लीफ में क्या था, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल। ओके, तो यहां पर आ गया 6CO2, हमने किया 6CO2 एनवायरमेंट में से, 12H2O रूट्स से, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, कहां पर मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल। थर्ड आ गया सन। ओके, सन से आई एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, सिंगल फोटोन इज कॉल्ड क्वांटा। ओके, तो सन से आई एनर्जी, यानी 1 2 3 4 हमने ABCD किया था, याद है, वो 4 मिलाकर बनाते हैं C6H12O6, जो है बेसिक सुगर। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक सुगर। ये फिर प्लांट की बॉडी में यहाँ पर बन गया C6H12, यहाँ पर बन गया C6H12O6। ओके, ये प्लांट की बॉडी में घूमेगा, जहां भी उसे नीड होगी, यहाँ पर रूट्स को खाना चाहिए तो यहाँ से खाना यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर दूसरी लीफ है उसको खाना चाहिए तो यहाँ से खाना फिर यहाँ आ गया। ओके, फिर जो बाकी बचा खाना वो क्या होगा, स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, जो रिमेनिंग खाना बचा, रिमेनिंग फूड will be stored in form of starch, जो हम पका के खाते हैं। स्टार्च सेलुलोज इजीली एब्सॉर्ब नहीं होता, हमें गाय भैंसों को हो जाता है, हमें नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, पकाते हैं, कुक फूड। That's why we had to cook food। अगर C6H12O6 ही होता तो हम उसे सीधा खा सकते थे, लेकिन अब जब हम उस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तब उसने खाना स्टोर कर लिया है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर कर लिया, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, जिससे जो सेल उसके स्ट्रक्चर्स है जो डाइजेस्ट हम नहीं कर पा रहे थे वो सब टूट जाए और इजीली डाइजेस्ट हो जाए हमसे। ओके, यहाँ पर हमारी ओके और बन गया फूड। ओके, ये फूड बन गया, और क्या क्या निकला, 6H2O। ओके, ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये तो खाने में यूज हो जाता है, ये वापिस रिएक्शन में जाता है, बाकी का फूड, बाकी का पानी वापिस रिएक्शन में जाएगा। ये 6H2O यहाँ पर वापिस जाएगा, वो वापिस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और ये 6H2O एनवायरमेंट में जाएगा। ओके, ये एनवायरमेंट में जाके क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज फिक्स्ड और रिड्यूस्ड। अब हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, तो वहां पर होता था किसका ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो CO2 का रिडक्शन भी होगा, रेडॉक्स रिएक्शन है ये। सिर्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन नहीं है, ना सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बन, यानी CO2 रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, C6H12O6 कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फूड,
ग्लूकोज कहते हैं हमें। सिंपल फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज। अगर कोई बीमार हुआ है तो कहते हैं ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए, यानी उसे फूड की कमी है, एनर्जी की कमी है, इसलिए वो कुछ खा नहीं सकता, इसलिए उसे क्या दिया, ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। वाटर इज स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। वाटर इज स्प्लिट इन फॉर्म ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस सुना है ना, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इनटू देयर कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रोलाइसिस था, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट रहा था। ये फोटोलाइसिस है, यानी फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है। क्या टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, ये फोटोलाइसिस हुआ, कहां हुआ, लीफ में। टू स्प्लिट इनटू प्रेजेंस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज O2, यहां पर OH हुआ और एक H पॉजिटिव आ गया, वापस क्या होगा, H2O। H पॉजिटिव कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन चेन में से। आगे आगे देखेंगे। नोट दैट द O2 रिलीज्ड कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट फ्रॉम CO2। ये बहुत जरूरी है, पूछते हैं कि O2 जो रिलीज होता है वो कहां से आता है, CO2 में से या फिर H2O में से। तो हमें याद रखना है कि वो H2O में से आता है। O2 released comes from water molecule, not from CO2. ओके, अब थोड़े डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। ओके, लीफ सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल। जैसे कि मैंने कहा था, ये दो लेयर हो गई, ये दो लेयर हो गई, किसकी, लीव्स की, अपर लेयर और बॉटम लेयर। यहाँ पर प्लास्टिड सेल्स, प्लास्टिड सेल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लटर करने को अलाउ करते हैं। ओके, यहाँ पर हुआ वाटर कैरिंग फूड, सेल्स कैरिंग फूड, जो खाना बना है वो यहाँ पर स्टोर होगा लीफ के एक पोर्शन में। और यहाँ पर बीच में होते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या बीच में होते हैं मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में ये हो गया सेल वॉल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। प्लांट्स में, हमारे में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स में जिसमें सेल वॉल नहीं है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। In the chloroplast, carbon dioxide and water molecules combine to make sugar, जो फोटोसिंथेसिस में होता है। ओके, ये सेल है, लीव्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब फोटोसिंथेसिस अब होता क्या है, मैं बेसिकली सिखाता हूँ। ओके, ये है हमारी लीफ। ओके, उसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये मान लिया हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जस्ट सपोज है, नहीं ऐसा, लेकिन जस्ट सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ऐसे बंडल्स बने होते हैं। क्या, ऐसे बंडल्स बने होते हैं। इसे पूरे बंडल को हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना, इसे हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि बंडल्स लाइक कॉइन्स, स्ट्रक्चर लाइक बंडल ऑफ कॉइन्स। एक कॉइन, अब ये एक स्ट्रक्चर हुआ, उसे ये एक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स, ये थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेना की सिंगल यूनिट को बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। ओके, ये लीफ के अंदर जो बेसिक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि वो क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, उसके अंदर थाइलाकॉइड, उसके अंदर क्लोरोफिल। ओके, the thylakoid of chloroplast contain pigments which absorb light of different wavelength and carry out the photochemical reaction of photosynthesis। जो थाइलाकॉइड हमने बनाया था ऐसा,
जो हमने थाइलाकॉइड बनाया था ऐसा, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जो उस पे सनलाइट गिरती है तो एब्जॉर्ब करते हैं और वो एब्जॉर्ब लाइट यानी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के बाकी रिएक्शन में हेल्प करती है। Light of different wavelengths and carry out the photosynthesis, photochemical reaction of photosynthesis. The role of pigment is to absorb light. पहले ही मैंने कहा कि जो रोल है पिगमेंट्स का वो है एब्जॉर्ब करना सनलाइट को, सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को। हम कह सकते हैं कि वो एक सोलर सेल है। सोलर सेल लगाते हैं ना, वो क्या है, वो क्या करता है, सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे हम बाकी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो सब हम यूज करते हैं। तो वो भी एक प्लांट का सोलर सेल ही तो हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी रिएक्शन में हेल्प करता है। The role of pigment is to absorb light energy, therefore converting into chemical energy. These pigments are located on the thylakoid membrane and the chloroplast. And the chloroplasts are usually so arranged within the cell that membrane are at right angle to the light source for maximum absorption. अगर ये लीफ है और यहाँ पर सन है, ये लीफ है और यहाँ पर सन है, तो थाइलाकॉइड ऐसे अरेंज हो गया परपेंडिकुलर। ये थाइलाकॉइड है सेल के अंदर और सन यहाँ पर है, तो वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज करके ऐसा कर देंगे, ऐसा जिससे सन की रे उसमें परपेंडिकुलर गिरे, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ पर कहा गया है कि arranged within the cell membrane are at right angles to the light source for maximum absorption. The photosynthetic pigments of higher plants fall into two cases of chlorophyll and carotenoids. जैसे पिगमेंट्स की बात की थी, क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटीनॉइड्स। ओके, ये दो बेसिक पिगमेंट्स हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ प्रिंसिपल पिगमेंट। हम पहले से है ना क्लोरोफिल को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। क्लोरोफिल को हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बेसिक पिगमेंट है, बेसिक पिगमेंट है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। बाकी पिगमेंट्स है लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, लेकिन बेसिक इस क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ओके, evolve in photosynthesis. It is a large molecule and absorb light maximally in the violet blue region. Okay, इसका कुछ ग्राफ है, हम ग्राफ एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये ग्राफ है मान लीजिए। ओके, तो विजिबल लाइट कौन सा है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ओके, विजिबल लाइट इन दोनों के बीच में ले करती है। अगर किसी भी अल्ट्रावायलेट रे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होगी तो वो हमारी आईज के लिए विजिबल होगी। तो उसका और यहाँ पर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा करता है, एंड्स पे ऐसे ऊपर, यहाँ पर नीचे और ऐसे। कहा है कि वायलेट, ब्लू एंड इन रेड रीजन, यहाँ पर हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी, रेड कलर, तो रेड कलर में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। लोएस्ट वायलेट ब्लू, तो वहां पर भी ज्यादा होगा। मीनवाइल जो कलर्स है उसमें कंपैरेटिवली कम एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, जो कि मीनवाइल वेवलेंथ है उसमें वो कम एब्जॉर्ब हो गए 700 से 400 नैनोमीटर के। ये दो ज्यादा हो गए एंड्स में, ये मीनवाइल कम हो गए। और सबसे कम होगा ग्रीन, येलो, ये दो कलर है वो बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, it is large molecule and absorb light maximally in violet blue and in red region of visible spectrum and reflects। okay, अब रीजन बता दिया कि ग्रीन लाइट क्यों कम एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि लीफ का कलर ग्रीन, लीफ का कलर ग्रीन है, लीफ का कलर ग्रीन है,
तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जब फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लीफ का कलर येलो भी होता है, ग्रीनिश येलो, तो येलो लाइट भी जब फॉल होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। देखो बताओ, maximally the violet region and visible spectrum and reflects green light and thus leaves appears in green color। जो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ आई वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे गिरी। वेवलेंथ किस कौन से कलर की थी? ग्रीन कलर की वेवलेंथ थी, हमारे आईज पे ग्रीन कलर की वेवलेंथ गिरी, इसलिए हमें प्लांट्स और जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट जो भी प्लांट्स है वो हमें कौन से कलर के दिखने लगे? ग्रीन कलर के। ओके, कैरोटीनॉइड्स। अब जब हम कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है नॉन ग्रीन, ग्रीन नहीं होते ऐसे पिगमेंट्स, नॉन ग्रीन पिगमेंट्स। ओके, नॉन ग्रीन पिगमेंट्स। अगर नॉन ग्रीन पिगमेंट्स है तो वो एब्जॉर्ब तो करता है लाइट, लेकिन फोटोसिंथेसिस में हेल्प बहुत कम करता है। कैरोटीनॉइड्स जिसमें दो है, कैरोटीनॉइड्स में दो पार्ट है, केराटिन एंड ज़ैंथोफिल्स। ओके, केराटिन एंड ज़ैंथोफिल्स से दो डिवीजन है उसमें कैरोटीनॉइड्स में। एब्जॉर्ब लाइट इन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल से जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई वो ये दो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। Absorb the light region of spectrum not absorbed by chlorophyll and transfer that energy to chlorophyll to be used in process। अगर अब यहाँ पर इसने जो भी लाइट एब्जॉर्ब की वो किसको ट्रांसफर करेंगे? क्लोरोफिल को। ये भाई ले तेरा काम था, हमने कर लिया, अब ये एनर्जी फोटोसिंथेसिस करने के लिए आगे भेज दे। अब बात आती है पिगमेंट की। अब क्लोरोफिल तीन टाइप की होती है, वैसे बेसिक थ्री टाइप्स की होती है, ए बी सी। ओके, सो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए क्या एब्जॉर्ब करता है? मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। ओके, chlorophyll A, special type of chlorophyll, is main pigment and traps energy and converts the chemical energy। chlorophyll A pigment वो मेजर स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल होता है, मेन पिगमेंट होता है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। chlorophyll A is present in all autotrophic plants except photosynthetic bacteria। this point must to be noted। okay, this point must to be noted। chlorophyll A, chlorophyll A is present in all autotrophic plants except photosynthetic bacteria। thus chlorophyll A is called essential photosynthetic pigment responsible for photosynthesis। रिएक्शन सेंटर मींस फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल ए, जब हम पहले टॉपिक में बोल रहे थे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। डीप में जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ऑल द पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स are collectively called accessory pigments since they pass on the absorbed light to chlorophyll A। बाकी सब पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करके किसको पास करेंगे? क्लोरोफिल A को, टू यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। यार ऐसे हम समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल A कंपनी का हेड है और उसके अंदर दो तीन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जैसे क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, बाकी सब पिगमेंट उसके अंडर में काम कर रहे हैं और बाद में सभी एनर्जी क्लोरोफिल ए को पास कर देते हैं क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। ओके, ऑल अदर पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स since they pass on absorbed light to chlorophyll A molecule to utilize the photosynthesis। These pigments